Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. It's a brand new week. It's a brand new show. नहीं ब्रांड न्यू शो क्या मतलब? ब्रांड न्यू शो एज एन इट्स अ मंडे ना, तो हमने सोचा कि हम हाँ ब्रांड न्यू शो उस तरह आप कर लें, लेकिन एकदम आपको याद दिला दें कि वी आर इन द 5th ईयर माशाल्लाह माशाल्लाह ऑफ जियो पाकिस्तान। तो ब्रांड न्यू तो अब ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं रहा है इसमें, लेकिन आपको पता है ना इस शो की अच्छी बात यह है कि हर रोज एक ब्रांड न्यू शो हम कोशिश करते हैं आपके लिए पेश करें, और इसके लिए आपकी बेहद मोहब्बत हमें मौसूल होती है। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन बहुत सी बातें हमने सोचा था इस वीकेंड करेंगे। भाई एक तो वो लोग जरा ढूंढ मुझे बताएं कौन कौन हैं जिन्होंने कहा था कि कराची में सर्दी आने वाली है इस वीकेंड। किधर हो तुम सारे? हम इंतजार में बैठ गए और बाकी तो आपको पता चल ही गया होगा। मतलब कि क्या अनप्रेडिक्टेबल मौसम है ना, कि बाकी मुल्क में अगर मैं किसी को बताऊं कि कराची में एक दो रोज ऐसे गुजरे हैं जहां आपको रात को हल्का पंखा चलाने की जरूरत पड़ी। Whereas 2 days back it was freezing, मतलब कि 3-4 दिन पहले तो हम हीटर और रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे कि हम अपने आप को किस तरह गर्म रखें, एंड विद इन 2 days ऐसी गर्मी आई, गर्मी कहो या जो भी है, वो ठंड नहीं रही दैट यू हैव टू स्विच ऑन द फैंस, क्योंकि उससे पहले जो आप क्विल्ट्स वगैरह मोटे मोटी रजाइयां कंबल निकाल चुके थे ना, अब उनमें पसीने आते हैं। तो वो लिटरली 2 हफ्ते की बात थी, बैलेंस करना पड़ता है, वो 2 हफ्ते की बात थी। सो वो अच्छा मौसम जो था, अच्छा मौसम तो खैर अभी भी है लेकिन सर्दी नहीं है, सो इट्स नॉट सर्दी एनी मोर। एक और बात जो मैं करना चाह रही थी, आज सुबह की ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, कोविड से इतने ऑब्वियसली पूरी दुनिया तो अफेक्ट हो ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में सिंध की मैं अगर बात करूं तो पुलिस फोर्स में अब्दुल्ला 176 पर्सनल पुलिस पर्सनल हैव टेस्टेड पॉजिटिव for COVID. And already 26 have died. 26 have already passed away. So आप देखें कि हर इदारे में कितने प्रेशर्स हैं कोविड की वजह से। मतलब इंडिविजुअली हम अपने आप को तो देखते रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह भी देखा जाए, और गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अभी हम इस बारे में, ये हमें बड़ा दिल चाह रहा है कि हम कहें कि ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक्स कम फिगर है, लेकिन आपको पता है ओवर द वीकेंड कम रिपोर्ट होते हैं वाकयात। और यकीन मानिए अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया आपको बताते हैं, जल्दी से हमने आपको बताना है कि माशाल्लाह पंजाब हुकूमत की फुर्तियां आप चेक करें कि वो जो मई जून अप्रैल और मई में जिनको कोरोना हुआ था ना, वो लिस्टें अब निकाली हैं और उनकी बिना पे अब गली मोहल्लों में लॉकडाउन किए जा रहे हैं। मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, उनका मोहल्ला उनकी गली सील है। मैंने कहा क्या हुआ, किसी को कोरोना हुआ है? कहते नहीं वो मई में हुआ था, तो वो रिकॉर्ड में अब उनकी बारी आई है, तो अब ये पुलिस वाले खड़े में गली बंद करके उन्हें बता रहे हैं कि सर ये तो 4 महीने पहले हुआ था। वो कह रहे नहीं हमारे सामने तो अब नाम आया। ये हम वैसे पता भी करवाएंगे कि ये क्या हो रहा है। आप देखें। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, आपको पता है, आपको समझ तो आगे मंडे को हम आते हैं। वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट। अच्छा शादी आने, हाँ मतलब बैंड बाजा समथिंग। अच्छा शहनाई तो आई नो, और ये इस किस्म की तो शादी आने कोई बहुत ही बड़ा वर्ड हो गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ जो मुझे ये लगी है, ये जो हमारा पाकिस्तानी मिशन K2 सर कर रहा है, वो भी सर्दियों में, वो भी ऑक्सीजन के बगैर। यस दैट इज अनबिलीवेबल। अली सतपारा तो हैं, उनके साहबजादे साजिद सतपारा भी हैं, और इत्तलात थी कि ऑलमोस्ट ये जो हम जिस टाइम हम बात कर रहे हैं आपसे, एस्टिमेटेड टाइम यही था सुबह 9 बजे इनके K2 की पीक पर पहुंचने का। लेट्स सी कि कब हमें खबर मौसूल होती है, क्योंकि खबर भी तो आपको पता है कुछ टाइम लगेगा पहुंचने में कि जनाब इन लोगों ने K2 सर कर ली है। लेकिन देखिए ये एज इट इज दिस इज गोइंग टू बी बिग इन द वर्ल्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। बहुत बिग डील है, ये बहुत बिग डील है। एज इट इज अ टास्क एंड अ हाफ, और उस पे आप ये डिसाइड करें कि हम ऑक्सीजन भी नहीं लेके जाएंगे। ये मंजर देख के खौफ आ रहा है। निसार अब्बास नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितनी डिटेल्स हम दोनों स्पेकुलेट अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, हम निसार से पूछ सकते हैं। निसार बताइएगा कि इस वक्त मौसम के क्या हालात हैं? जो K2 इस वक्त सर कर रहे हैं, उनके लिए खुशाइन है मौसम या चैलेंजिंग है? जी कल रात को बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स थे यहाँ पे K2 के ऊपर, जिसकी वजह से अली और उसकी टीम को अपना सफर रोकना पड़ा, और ब्लैक पिरामिड जो मुकाम है 6831 मीटर की बुलंदी पर, वहां पर ये रुके थे। और वहां आज से रात तकरीबन 3 बजे के बाद जब हवा का दबाव कम हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने अपना सफर दोबारा शुरू किया है। ताहम इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त K2 पे जमी हुई हैं, और जितने भी फॉरनर क्लाइंबर्स हैं, बड़े नॉर्मल क्लाइंबर्स हैं, वो इसको बाकायदगी के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस वक्त जो इशू आ रहा है, वो जॉन सनेरी जो टीम लीडर है, उनका ट्रिकर कल रात से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनका एग्जैक्ट लोकेशन और रियल टाइम लोकेशन जो है मालूम करने में
बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। बाकी सतपारा साहब के पास या उनके बेटे के पास भी ट्रैकर लगा है, किसी का ट्रैकर एक्टिव है टीम में से? अभी तक इतलात ये है कि कहीं से भी किसी का भी ट्रैकर जो है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है अगले 2-3 घंटे तक जो है ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इनका एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 9 बजे का था, लेकिन उनको तकरीबन 8-10 घंटे जो है रुकना पड़ा है, जिसकी वजह से अब इनके जो एस्टिमेटेड टाइम है उसमें ताखीर होगी, और 12 बजे से पहले केटू सर होना तो बहुत मुश्किल है। एक इनके पास एडवांटेज ये है क्योंकि पहले नेपाली जा चुके हैं और नेपाली रोप फिक्स कर चुके हैं, अगर उनका रोप पड़ा हुआ है और सही सलामत है और इस्तेमाल के काबिल है तो इनका वो टाइम बच जाएगा। ताहम क्योंकि अली सतपारा का बेटा जो है साजिद सतपारा ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनकी जो रफ्तार है वो भी स्लो हो सकती है। तो अच्छा निसार, ये भी जरूर बताइएगा कि बाकी जो माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने अभी नेपाली टीम ने भी सर किया है, उनका क्या कहना है इस अटेम्प्ट का, जहां आप ऑक्सीजन साथ ना लेके जाएं, जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना हो। ये तो हाइट पे मतलब पहले ही जो चीज इतनी मुश्किल हो वो तो एक डबल ही मुश्किल हो जाएगी। बुलंदी पर जब आप ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बुलंदी और मौसमी शिद्दत बॉडी केमिस्ट्री भी को भी तब्दील कर देता है, और ख़ास तौर पर जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है और ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है उस पर काफ़ी असरात होते हैं उसमें मुरतब। लेकिन जो बहुत बुलंदी पे चले जाते हैं, इंतहाई बुलंदी पे, उनको फिर एक्लिमेटाइजेशन के रोटेशन से गुजरना पड़ता है, जो कि ये गुजर चुके हैं। तो हम इंसान है, इंसान की बॉडी है, और इस बॉडी को जब आप ऑक्सीजन के लेवल से बहुत ऊपर लेके जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही हो, तो वो फिर रीएडजस्ट करने में दिक्कत भी पेश आती है और आपकी रफ्तार बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है। अच्छा, तो ये इनके जो बेटे हैं साजिद सतपारा, ये बगैर ऑक्सीजन के ट्रैवल कर रहे हैं, एज इन सर कर रहे हैं K2, बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीजन का? बाकी दोनों के बारे में जॉन सनेरी और अली के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है वो कल रात को ही डिसाइड हो गया था, परसों जब ये बेस कैंप से निकले थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये दो जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, साजिद ऑक्सीजन के बगैर चढ़ेगा। तो हम साजिद के बारे में ये है कि साजिद अब ऑक्सीजन बोतल जो है अपने साथ लेके गया है इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए। और इससे पहले जो नेपाली टीम गई थी उसमें निर्मा पुरजा जो है वो बगैर ऑक्सीजन के सर कर चुके हैं, और ये जो 10 रुकनी टीम थी उसमें सिर्फ निर्मा पुरजा थे जिन्होंने बगैर ऑक्सीजन के K2 सर किए हैं। और अभी जो वीडियो लेटेस्ट इनकी आई है कल जारी की है नेपाली टीम की जानिब से समिट निसार, और ये लिटरली देख के थोड़ा खौफ भी आ रहा है, अनरियल भी लग रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये सब कुछ मुमकिन बहुत शुक्रिया निसार। एक सवाल मैंने पूछना है निसार से। हम और भी बात करते रहेंगे लेकिन जरूर आप कर लें बात। हाँ निसार, मुझे आउट ऑफ क्यूरोसिटी ये पूछना है कि जब टीम रीचेस द टॉप द पीक, जब पहुंच जाते हैं, जब सर कर लेते हैं, तो उनकी वापसी कैसे मुमकिन होती है? क्या उनको फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वापस लाया जाता है या फिर वो लोग खुद ही उसी तरह ट्रैकिंग करते हुए वापस आते हैं? ऊंचा जा सकता है। हाँ देखें, पहली बात तो ये है कि जिस मुकाम से ये इन्होंने सफर शुरू किया है केम्सी से, तकरीबन इसकी बुलंदी है 7200 मीटर, वहां से टॉप पे जो नेपाली पहुंचे थे उनको तकरीबन 16 से 17 घंटे लगे थे, और उनको वापसी में भी जो है टॉप से वापसी में उस लेवल पे तो वैसे भी हेलीकॉप्टर जाता नहीं है और हेलीकॉप्टर का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो उस वहां से बुलंदी से नीचे तो इन्होंने हर हाल में ही पैदल ही सफर करना है, और तकरीबन एस्टिमेटेड टाइम जो है वापसी का टॉप से केम्सी तक ये कोई 10 घंटे का, 10 से 12 घंटे का है। यहाँ पे फिर नाइट मतलब रात गुजारेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे वो फिर बेस कैंप की तरफ रवाना होंगे। हेलीकॉप्टर का जो रेंज है, जो लेवल है, वो कैम 1 और 2 के बाद मुश्किल हो जाता है। कैम 1 तक ये हेलीकॉप्टर जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर जो है हेलीकॉप्टर जा भी नहीं सकता, तो इनको वापस जो है पैदल ही आना पड़ेगा। अच्छा, चढ़ तो आप जाते हैं लेकिन वापसी के वक्त जब वो नीचे देखेंगे कि बेसिकली टेक ऑफ हमने कर लिया, लैंडिंग हमने सीखी भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार अब्बास, और नेक्स्ट आवर में भी आपसे बात करेंगे, हो सकता है आपके पास कोई नई अपडेट्स हो। लेकिन जो रात के मंजर है ना, टास्क एंड हाफ, मतलब ये वो चीज़ है कि ख्वाब है, और अगर आप बहुत पैशनेट हैं, you have to be passionate, slightly crazy also to attempt something like that, क्योंकि अब्दुल्ला ये तो Indeed, ये वो नेपाली चोटी पे चढ़ गए हैं।
जो बेसिकली सेल्फी स्टिक से गालिबन ये वीडियो बनी हुई है। और व्हाट अ आइकॉनिक इमेज बाय द वे, ये मूविंग इमेज बहुत ही जबरदस्त है। पीछे ऐसा लग रहा है कि दुनिया आपके कदमों में है, ये तो लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया आपके कदमों में है, क्योंकि आप जिस टॉप पे हैं उस दुनिया के बुलंदतरीन मकामात से बुलंदतरीन है एब्सोल्युटली, तो आपको पीछे तो उसी तरह नजर आएगा। वी कांट वेट फॉर द पाकिस्तानी टीम, मोहम्मद अली सतपारा, उनके बेटे साजिद सतपारा और इस टीम की जो क़यादत कर रहे हैं आइसलैंड के माउंटेनियर हैं जॉन स्नोरी। वी कांट वेट फॉर देम टू रीच और फिर हमें अच्छी खबर मिले। एंड बहुत सी दुआएं, बेस्ट विशेस, नेक तमन्नाएं जनाब, खैर से जाएं खैर से आएं। मतलब ये तो लिटरली वो हमारी नानियां दादियां कहती है ना, जब आप लाहौर इस्लामाबाद टाइप ट्रिप कर रहे हो कि खैर से जाओ तो खैर से आओ, ये तो दुनिया के टॉप पे चढ़े हुए हैं। अनबिलीवेबल। रात के मंजर तो देख के ऐसा लग रहा था कि आपको एनिमेशन देख रहे हैं, वो जो सितारे और गैलेक्सीज और वो सब कुछ आसमान, वो रियल है, आई गेस रियल ही है वो। ऊपर से आप देखें ना कि कितने आसमान पे सितारों की लिटरली ऐसा लग रहा होगा कि चादर तक, और जितनी क्लैरिटी उस वक्त वहाँ नजर आएगी क्योंकि वहाँ इस तरह कोई लाइट नहीं है जो ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही हो। ऑलमोस्ट सारे सैयारे ही नजर आ रहे हैं। हाँ, ये दोबारा हम इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज इट इज इंडीड रियल। इट इज इंडीड रियल। अच्छा, और जब आप ऐसी चीज देख रहे हो ना चीज, तो एक खामोशी भी तारी हो जाती है। यू आर स्पीचलेस। एनीवे, हम स्पीचलेस इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे पास बहुत सी बातें हैं, लेकिन तो आगे चलना है। वैक्सीन का बताना है, बहुत से लोगों के जहन में सवालात हैं, वैक्सीन किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या उसके सी दुनिया में लग रही है भाई, इसीलिए तो हमें जरा टेंशन जरा इसलिए ज़्यादा हो गई है बिकॉज हुएवर वी स्पीक टू अराउंड द वर्ल्ड, दोस्त हो या फैमिली हो या जो भी हो, तो वहाँ लगना स्टार्ट हो चुकी है। और हमारे यहाँ अभी हम कुछ ऐसा सुन नहीं रहे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में एक के बाद एक वैक्सीन की मंजूरी हो रही है, सब जल्द आने के ऐलानात है, लेकिन आम आदमी तक वैक्सीन कब पहुंचेगी, सच्ची बात है बातों से बात आगे नहीं बढ़ी। एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू पॉइंट आउट हियर। दुनिया के अक्सर मुल्कों ने गुज़िश्ता साल नवंबर ही में वैक्सीन हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया था। आज बेशतर मुल्कों में वैक्सीन लगाई जा रही है। पाकिस्तान में भी वैक्सीन के हसूल का ऐलान तो उसी ज़माने में हुआ था, मगर हमारा सफ़र अभी यहाँ तक पहुँचा है कि एक बरतानवी, एक चीनी और एक रशियन कंपनी के वैक्सीन की मंजूरी दी गई है। लेकिन मंजूरियों तक है बेसिकली। हाँ, मंजूरियों तक बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका फंड से भी वैक्सीन मिलनी है, निजी शोबे को भी वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त है, लेकिन बहुत से सवालात बाकी हैं। एक तो ये कि वैक्सीन कब आएगी, दर्जी फहरिस्तें बनी हैं तो आम आदमी को क्यों मालूम नहीं हुआ कि इसे वैक्सीन के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। नज़र आ रहा है कि सरकारी वैक्सीन आने में महीने और साल भी लग सकते हैं। लोग निजी शोबे की तरफ ही जाएंगे तो वहाँ वैक्सीन किस रेट पर मिलेगी, ये बातें भी तय होना बाकी हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया और उनसे जब से मामला शुरू हुआ है हम इस बारे में बात करते रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, हम दोबारा से आपसे बात कर रहे हैं आज, तो पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की आमद पर रोज़ बात तो कर रहे हैं, आपसे ही कई मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन रोज़ मामलात मज़ीद इबहाम का शिकार हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। अब तक कितनी वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है, कब लगेगी वैक्सीन? सिंपल सवाल ये लोगों को। जी देखिए, इस वक्त मैं समझती हूँ कि चीज़ों में कोई भाम नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है। 3 वैक्सीन जो हैं इस वक्त ड्रैप ने इमरजेंसी यूज़ के लिए उनका अप्रूवल दे दिया है। एक साइनोफार्म वैक्सीन जो चाइना की है, दूसरी हमारी स्पुतनिक वैक्सीन जो कि रशिया से आ रही है, और तीसरी जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है। इन तीनों का अप्रूवल हो गया है और इनको पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियां जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला ये फर्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे कि ये वैक्सीन जो है हमारी जो प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशन है हेल्थ केयर वर्कर्स की, उनको फरवरी में ये लगनी शुरू हो जाएगी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा किया कि आपने एक दफ़ा फिर बता दिया कि ये 3 जो हैं ये मुतवक्के हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत बताती है कि बहुत जल्द वैक्सीन आ रही है, लेकिन आम आदमी ये नहीं जानता कि उसने वैक्सीन लगवानी है तो उसके लिए किसके पास जाना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ होनी है, क्या क्राइटेरिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ही वो चीज़ें हैं जो कि कन्फ्यूजन एक्चुअली क्रिएट करती हैं। तो अब सब से बेहतरीन वैक्सीन कौन सी है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या मशवरा है हुकूमत का, क्या प्रोसेस है, किस तरह चलेंगे? देखिए, इस वक्त जिस तरह से पूरी दुनिया में जो इस वक्त प्रैक्टिस की जा रही है कि अपनी पॉपुलेशंस को प्रायोरिटी ग्रुप्स में डिवाइड किया जा रहा है,
और सबसे पहला प्रायोरिटी ग्रुप पूरी दुनिया में इस वक्त वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली कोरोना पेशेंट से कांटेक्ट में है, कोरोना वार्ड्स में और कोरोना आईसीयूज में। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनको सिक्योर करें और यही पूरी दुनिया में हो रहा है। तो पाकिस्तान में उनके लिए एक RMS यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया NCOC की तरफ से, जिसके अंदर ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। तकरीबन 3,60,000 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उसके ऊपर रजिस्टर हो चुके हुए हैं। तो ये वैक्सीन सबसे पहले जो है ये उन लोगों को लगाई जाएगी। उसके बाद जब हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सारे वैक्सीनेट हो जाएंगे तो फिर वो वाली पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है यानी 65 ईयर्स प्लस की जो पॉपुलेशन है उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मजीद वैक्सीन आती जाएगी पाकिस्तान में, फिर उनसे कम उम्र के 18 ईयर्स से अबव जो पॉपुलेशन है उनको लगाई जाएगी। और इसके लिए जो तरीका होगा वो यही है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में बनाए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के तरफ से डिक्लेयर किए जाएंगे कि ये हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे स्टोरेज की प्रॉपर कैपेसिटी होगी। और वो हेल्थ केयर वर्कर जिनको ट्रेन किया गया स्पेशली इस वैक्सीन को लगाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग्स में मुकम्मल हो गई हैं, वो वहाँ मौजूद होंगे और वो प्रायोरिटी के हिसाब से जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन वहाँ पर लगेगी उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में। अच्छा डॉक्टर साहब, लग रहा है कि फ़िलहाल तो आवाम निजी कंपनियों की राह देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक प्रोसेस बता दिया, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। अब वहाँ जो हम प्राइवेट लोगों से, प्राइवेट लैब्स या हॉस्पिटल से लगवाएंगे, वहाँ क्या होगा, कीमतों का तयन कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी ब्लैकमेलिंग भी शामिल हो सकती है, ओवर प्राइसिंग भी हो सकती है। आप वाज़े तौर पर बता सकती हैं कि निजी कंपनियाँ कब तक वैक्सीन ले आएंगी और इनकी कीमतें कौन रेगुलेट करेगा? और कोई आपने बेंचमार्क रखा है कि हाँ इससे ऊपर नहीं बेच सकते? देखें जी, हुकूमत पाकिस्तान जो वैक्सीन मंगा रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं समझती हूँ कि प्राइवेट कंपनी से पहले जो है वो हुकूमत खुद ये वैक्सीन ले आएगी, क्योंकि हुकूमत की जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं। जिन ममालिक में ये वैक्सीन बन रही है उनकी गवर्नमेंट से डायरेक्ट डील हो रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को, कि वो वैक्सीन्स मंगाएं, मगर ये इंस्टीट्यूशंस जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स अगर अपने वर्कर्स के लिए मंगाना चाह रहे हैं या डिफरेंट अदारे जो हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को लगवाना चाह रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में उनको इजाज़त दी गई है। पर मैं समझती हूँ कि जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जिस तरह से इस वैक्सीन को मंगाने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, कस्टम क्लियरेंस चाहिए, उसकी सेफ्टी के सर्टिफिकेट्स चाहिए, उसकी एफिकेसी को इंश्योर करना है, तो इस प्रोसेस में गवर्नमेंट बहुत आगे है और ये प्रोसेसेस तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से पहले ले आएगी और जो डिजर्विंग पॉपुलेशन होगी गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर किसी लेवल के ऊपर, किसी स्टेज के ऊपर इसको लेकर भी आता है तो वो शायद बाद में लाएगा। और ज़ाहिर है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर से लेके लगा सकते हैं, मगर अपनी पॉपुलेशन को गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन देगी। चलें डॉक्टर साहब, आपका कॉन्फिडेंस देख के तसल्ली भी हो रही है। आप कह रही हैं यू साउंड प्रीटी श्योर, यू हैव अश्योर्ड अस कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी पहले ये वैक्सीन ले आएगी और लोगों को लगना भी शुरू हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने दोबारा कहा। नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची वालों को एक वार्निंग दे दूं मैं कि अभी हमें, आपको पता है हमारा शो शुरू होता है तो फिर हमें ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर आपने कहीं भी जाना है, आपने एयरपोर्ट जाना है, आपने अस्पताल जाना है, अपने दफ्तर जाना है, अपने घर से आप 1-2 घंटे का मार्जिन रख के पहले निकलिएगा, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि साउथ अफ्रीका की टीम आई है और मैच शुरू हो रहे हैं, लेकिन मैच शुरू होने की वजह से वो जो ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है और फिर शहरियों को जो अजियत होती है वो सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। आपने यही बात शुरू की हुई है, क्योंकि बीच में जरा 2 दिन का गैप था और आज से फिर जो है वो वही सिलसिला है सड़कों की बंदिश का। और हम फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द सिक्योरिटी सिचुएशन, आप टीमों को बखैर आफियत पहुंचा दें। उस दौरान आप सड़कें बिल्कुल बंद रखें, 100% बंद रखें, तमाम सड़कें बंद रखें। बेसिकली कहने का मतलब है कोई ऑल्टरनेटिव भी लेकिन जब टीमें पहुंच जाएं, आपका स्टेडियम वैसे ही खाली है तो फिर प्लीज बाहर वाली सड़कें खोल दें जरा। और हुमा seems really excited about the wedding although she's not invited. I'm not invited. Now why do you keep saying? हम बिलावल हाउस की तैयारियों की बात कर रहे थे, फिर ऑफ कोर्स बख्तावर की शादी जो बिल्कुल होने वाली है इस वीकेंड पे, तो एक्साइटमेंट हमारी नहीं है क्योंकि हम बिल्कुल इन्वाइटेड नहीं है। आपको बताना बहुत ज़रूरी है, बिलावल हाउस कराची में सालों बाद खुशियों भरी तकरीब जो है वो हो रही है। बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तकरीबात का बाकायदा
बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका है। वो तो खैर कुछ अरसे से आफ्टर द मंगनी मेरा ख्याल है वो सारी जो चीज़ें हैं वो रुकी ही नहीं होंगी। हफ्ते के रोज़ हम आपको दिखा रहे हैं महमूद चौधरी और बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी के सिलसिले में ख़वातीन की महफिल मिलाद हुई, जहाँ पीपल्स पार्टी की कई रहनुमा मौजूद थी। और 2 दिन बाद यानी 27 जनवरी को मेहंदी होगी, फिर 29 को निकाह है और फिर 30 को रुखसती होगी, यानी निकाह अलहदा हो रहा है और फिर रुखसती अलहदा हो रही है। ये तो मंगनी की फुटेज है जो हमने सोचा आपसे इस मौके पे शेयर कर लें। और इस मौके पे भी, शादी के मौके पे भी ये बताया जा रहा है कि SOPs वगैरह का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसका गाना बड़ा अच्छा है, स्पेशली एक्साइटिंग फॉर द एंटायर फैमिली की, बिकॉज आपको याद होगा कि बिलावल खुद अपनी बहन की मंगनी अटेंड नहीं कर सकते थे बिकॉज ही वाज कोविड पॉजिटिव एट दैट टाइम। तो शादी के लिए तो ऑब्वियसली बड़ी एक्साइटमेंट होगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी रिपोर्टर जियो न्यूज़ कामरान रजी ने, जिनके पास बड़ी खबरें होती हैं। कामरान, बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी की तैयारियां एक तो बताएं कैसी चल रही हैं, क्या इंसाइट्स हैं आपके पास और क्या सरगर्मियां हैं इस वक्त बिलावल हाउस में? 27 जनवरी को बताया गया है कि मेहंदी की तकरीब होगी, ये भी बिलावल हाउस में ही होगी और इसमें भी मुख्तसर मेहमानों को ही मदऊ किया जा रहा है। जैसा कि मंगनी में हमने देखा था कि 50 से 60 लोग मदऊ थे और इस मेहंदी की तकरीब में भी सिर्फ ख़ानदान के अफराद होंगे, यानी बख्तावर भुट्टो जरदारी की फैमिली के लोग होंगे, ख़ानदान के लोग होंगे, जरदारी ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान के। इसके अलावा दूल्हा की जानिब से महमूद चौधरी की जो फैमिली है इमीडिएट, उनके जो ख़ास रिश्तेदार हैं उन्हें मदऊ किया गया है। सियासी लोगों को मेहंदी की तकरीब में नहीं बुलाया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी कुछ दोस्त हैं जिन्हें मेहंदी की तकरीब में बुलाया गया है। एक और जो अहम फंक्शन है निकाह की तकरीब का, वो जुम्मा 29 जनवरी को होगा। ये फंक्शन भी बिलावल हाउस में ही होगा। इसमें बताया ये जा रहा है कि दोनों ख़ानदानों के अफराद होंगे और जो करीबी रफ़का हैं, ख़ास तौर पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो दोस्त हैं उन्हें अहले खाना के साथ मदऊ किया गया है। अहम सियासी शख्सियात और मुल्क की जो अहम कई शख्सियात हैं उन्हें भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से दावतनामे भेजे गए हैं। ताहम अभी हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन से सियासी रहनुमा या अहम शख्सियात इस निकाह की तकरीब में शिरकत करेंगे। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है मंगनी की तकरीब में तो बहुत ही मुख्तसर दावतनामे थे, अब शादी है तो क्या पीपल्स पार्टी के अलावा सियासी मुखालिफिन या सियासी हलीफों में से भी किसी को बुलाया? मे बी मरियम नवाज साहिबा मस्ट बी। देखिए वही मेरा ख्याल है बता भी आप रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली फैमिली है, लेकिन यस दिस इज़ अ वैलिड क्वेश्चन। और वज़ीर आज़म साहब को दावत भेजी गई है? देखिए वज़ीर आज़म का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें ये पता चला है कि रिसेप्शन जो 30 जनवरी को होगा उसमें भी और 29 जनवरी को जो निकाह की तकरीब है इसमें मुल्क की जो अहम सियासी शख्सियात हैं, पीपल्स पार्टी के हलीफ हैं, उनको दावत दी गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद भी लोगों को, अपने जो दोस्त हैं उनके करीबी रफ़का हैं उनको बज़रिए टेलीफोन भी दावत दी है और उन्हें आने की दरख्वास्त की है। इसके अलावा अहम सियासी शख्सियात और मुल्क की जो अहम शख्सियात हैं उनके बारे में भी ये इतलात हैं कि उन्हें दावतनामे अरसाल किए गए हैं और इम्कान ये है कि 29 जनवरी को निकाह में कई मुल्क की जो अहम शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उन्हें मदऊ किया गया और वो उनमें से बहुत सी शख्सियात शरीक भी होंगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान रजी। सवाल का जवाब आपको मिल गया। ऑब्वियसली जो इनवाइटेड है वो इनवाइटेड है। आई थिंक अब्दुल्ला यू आर फिशिंग फॉर एन इनवाइट फॉर यू। नहीं, आई गेस यू वर। हमने तो पहले ही कह दिया वी आर नॉट। अच्छा जी आगे चलते हैं। इसको हम कवर इस तरह करते हैं कि मे बी अगर कोविड ना होता और नॉर्मल हालात होते और 5,000-1,500 वाली गैदरिंग होती तो फिर हम तक भी पहुंच जाता है। तब भी नहीं, बिकॉज लेट द पीपल नो दैट वी डोंट नो देम पर्सनली, तो लिहाजा ये अहम ही बात हो रही है। अच्छा जी फॉरगेट दैट और आगे। अच्छा जी, हदीका कियानी, हाँ हदीका कियानी पाकिस्तान की बहुत ही वर्सटाइल गुलकारा मानी जाती है। वैसे मैं तो बहुत ही फ़ैन हूँ इनका। जिस भी जॉनरा में गाना गाएं, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो सूफ़ी हो, चाहे वो जब मुख्तलिफ ज़ुबानें मिक्स करके जो फोक गाती हैं ये तो ये अब देखें जॉनरा जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो रहा है और अब वो पहली बार कवाली गा रही हैं। सो दिस इज़ समथिंग शी हैज़ नॉट डन बिफोर। हमने उनको कभी नहीं सुना कवाली गाते हुए और खुशकिस्मती से उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिला है जो कि कवाली के मैदान में वाकई उस्ताद माने जाते हैं, जैसे कि तबला नवाज उस्ताद दिलदार हुसैन हैं जो कि सारी उम्र उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के राइट हैंड रहे हैं। तो लिहाजा शी इज़ इन द कंपनी ऑफ पीपल हु नो। और इस कवाली को लेकर हम तो एक्साइटेड हैं, ख़ुद हदीका बहुत एक्साइटेड हैं और कवाली का टीज़र जो है वो भी हम
दिखा देते हैं आपको, और वो खुद गवाही दे रहा है कि जनाब व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट। अच्छा जी, कल मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, पहला टेस्ट मैच है। 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, और हमारे पास टाइम है या ब्रेक लेनी है अभी? नहीं बताओ जनाब, हमने बात करनी है, और इस बारे में आपको ये भी बता दें कि बहुत से नए चेहरे भी सामने आए हैं, और क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शुक्रिया आसिक भाई। सिकंदर, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान अल्टीमेटली हो गया। स्क्वाड में इमरान भट्ट हैं, सऊद शकील, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, नुमान अली हैं, साजिद खान का नाम सामने आया, ताबिश खान भी शामिल हैं, यानी कई नए नाम और नए चेहरे सामने आ रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स के साथ आपको क्या लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन ठीक काम करेगा? आपने दुरुस्त कहा, नए लड़कों के साथ जा रहे हैं। ये हमें नए लड़कों के साथ बहुत पहले चले जाना चाहिए था। हमें ये चले जाना चाहिए था जब श्रीलंका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे यहाँ आए थे, तो ये पूरी दुनिया का असूल होता है। मगर हमने जो है वहाँ पे बिल्कुल नए बच्चों को आजमाया नहीं, हम वही पुराने लड़कों के साथ चलते रहे। सोचा ही नहीं कि कभी बड़ी टीम आएगी। अब अचानक अच्छी बड़ी टीम आ गई है, जो 14 साल के बाद साउथ अफ्रीकन आए हैं पाकिस्तान, और पहला मैच लास्ट टाइम भी उन्होंने हमें कराची में हरा दिया था। तो एकदम से हमने नए लड़कों को ले लिया है, और ये अच्छा चांस है नए बच्चों के लिए। देखें, भारत के जो नए बच्चे थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराकर अपनी जगह बनाई, तो यही चीज़ मैं नए बच्चों से कहूँगा, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। राइट, बिल्कुल। आप पहले भी ये कह रहे थे कि नए लोगों को चांस दिया जाए, लेकिन सिकंदर, पहले टेस्ट के स्क्वाड में कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा को जगह नहीं मिली, और इस वक्त ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप फॉर्म में हैं। तो क्या टॉप फॉर्म वाले खिलाड़ियों को चांस देना ज़्यादा बेहतर ना होता? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो इनफॉर्म प्लेयर्स होते हैं, जैसे कामरान गुलाम है, वो अभी बिल्कुल सबसे ज़्यादा रन्स उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, उसको अभी खिला देना चाहिए, 1 साल बाद नहीं। मगर हर नए लड़के को आप नहीं डाल सकते। जो हमें जो पता चल रहा है कि जो सऊद शकील हैं वो इस वक्त गुड बुक में हैं, कप्तान ने खिलानी है, टीम उन्होंने बनानी है, तो वो उनकी गुड बुक में है, तो वो पहले खेलेंगे, उसके बाद दूसरों की बारी आएगी। और आप सारे नए बच्चों को एक साथ नहीं डालते, मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, उनको लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए पहले अभी आज इस दफ़ा शायद एक आधा लड़का नया खेल जाए बैटिंग में, स्पिनर ज़रूर नया खेलेगा, फास्ट बॉलर्स वही रहेंगे, ताबिश को शायद चांस ना मिले। तो देखते हैं कि अगले मैचों में क्या होता है। लेट्स सी अगले मैचेस में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम पाकिस्तान। और विमेन क्रिकेट टीम, आपको पता साउथ अफ्रीका गई हुई है सैटरडे को, उनका भी दूसरा मैच था और उसमें भी वो हार गई 13 रन से, बट दे आर स्टिल अटेम्प्टिंग, एटलीस्ट वो ट्रायल जो है। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और ये फड्डे की क्या बातें हो रही हैं, ये पहले हम आपको बता देते हैं। पीपल्स पार्टी तहरीक आदम एतमाद का रास्ता दिखा रही है। मुस्लिम लीग नून को PDM टूटने का खदशा है। हुकूमत कानून साजी के लिए बुला रही है, और बज़ाहिर ऑपोजिशन के लिए अगले तमाम रास्ते पार्लियामेंट की तरफ ही जा रहे हैं। एक तरफ जब हुकूमत गिराने के लिए PDM लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की बात कर रही है, और उसी दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया कि उनकी तरजीह क्या है। हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे। आईनी और कानूनी तरीका तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ। PDM की दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस पर फौरी रद्द अमल सामने आया, और वो इस फॉर्मूले के हक में नहीं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो ज़रूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहाँ नंबर्स हमारे पास थे वहाँ भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए, और वो ये है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। तहरीक अदम एतमाद भी एक रास्ता है। जो इनके करतूत सामने आ रहे हैं, अगर उनके पेश नज़र इनके अलाइज इनसे पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकते हैं। और ये सब देखकर हुकूमत का एतमाद बढ़ता जा रहा है कि इसे कोई खतरा नहीं। अब तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए, 11 मेंबर ही गायब हो गए। 11 मेंबरों को नजर लग गई। जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम हैं तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना, तो ये आज ये कहना बंद कर दीजिए कि वो
सिलेक्टेड वजीर आज़म, वो इलेक्टेड वजीर आज़म हैं। बिलावल ने जो बात की है बहुत सही बात की है। आईनी रास्ता ये है कि अदम एतमाद अगर वो ला सकते ले, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार है। जरदारी साहब एक सोच वाले आदमी हैं, उनको पता है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। एक तरफ तो ये सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ हुकूमती टीम ने अपोजिशन से राब्ते किए हैं, उन्हें पार्लियामेंट आकर कानून साजी में शिरकत की दावत दी है। इब्तदाई तौर पर यह पेशकश मुस्तरद कर दी गई, लेकिन नजर आ रहा है अपोजिशन को पार्लियामेंट की जानिब ही जाना पड़ेगा, हाँ हुकूमत का साथ देने के लिए या हुकूमत गिराने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। ऑप्शंस भी गिनवा दिए अब्दुल्ला। अच्छा जी, अभी मैंने तो क्या ही ऑप्शंस गिनवाई हैं, जरा हम राना साहब से पूछ लेते हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और वो जो उनका मास्क है इट्स स्टिल इन माय माइंड, वो लायन मास्क, लायन वाज रोरिंग। अच्छा जी, एक दफा राना साहब आपसे बात करने से पहले एक दफा हम आपका मास्क दिखाना चाहते हैं। दिखा देते हैं। एक्चुअली आपने बड़ा ट्रेंड सेट किया है, बड़े बड़े हमने मास्क देखे हैं। मेक मी रोर, कैटी पेरी का गाना है हाँ वो उसी का है, लेकिन वहाँ वो हम अभी नहीं स्टार्ट करेंगे। वो नहीं हम दिखाएंगे। अच्छा राना साहब, सीरियस बातों पे आते हैं। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून ने जहाँ ये बताया कि पार्लियामेंट में नंबर पूरे नहीं, वहीं ये भी याद दिलाया कि सेनेट में नंबर पूरे थे लेकिन काम नहीं बना। तो लग रहा है कि पुरानी बातें आप भूले नहीं हैं। आपको यकीन है सेनेट में जो नंबर्स कम पड़ गए थे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से मसला था, अब क्या होगा? नहीं देखें, यहाँ तक सेनेट में नंबर कम पड़ने वाली बात है, वो मसला ना PMLN का था ना पीपल्स पार्टी का था, वो मसला नैब ज़ादों का था। नैब जिनकी फाइलें बना लेती है और फिर उसके बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी और उसके मतलब जो है वो तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने लोगों के मतलब जो है वो जो इंक्वायरीज़ की थी, उसमें वो सारी चीज़ें जो है वो इल्म में हैं, उसमें कोई ऐसी शक शुबे वाली बात जो है वो बाकी नहीं रह गई। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अदम एतमाद की तहरीक की बात की है, तो ये कोई नई बात नहीं है। 20 सितंबर को जब PDM वजूद में आया था तो उस वक्त जिन ऑप्शंस के ऊपर गौर हुआ था और फैसला हुआ था, उन ऑप्शंस में लॉन्ग मार्च भी शामिल है, एहतजाज भी शामिल है, इस्तीफ़े भी शामिल हैं और जो यानी अदम एतमाद की तहरीक है वो भी शामिल है, और इसी तरह से रैलीज़ और जलसों का मरहला भी था। तो अब देखें हुकूमत जिस किस्म के मामलात में उलझी हुई है और जिस तरह से एक्सपोज हो रही है, ब्रॉडशीट केस में जिस तरह से जो है वह ये एक्सपोज हुई है, और इसी तरह से जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें जिस तरह से इसराइल और इंडियन लॉबी करने वाली फर्मों से पैसे लेने की, फंड्स लेने की बात हो रही है, तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि इनके जो अलाइज़ हैं जो पहले इनसे बड़े खफा रहते हैं तो वो पीछे हट जाएं, और अगर पीछे हट जाएं तो ये अक़लियती गवर्नमेंट है, अक्सरियत तो इनके पास है नहीं, इनके अपने मेंबर तो कम हैं, तो इसलिए अदम एतमाद की तहरीक भी बुरुए कार लाई जा सकती है। अब राना साहब, हुकूमत की जानिब से आपको पैगाम दिया गया कि पार्लियामान में आएँ, कानून साजी का हिस्सा बने, तो बड़ी जमहूरी बात की गई है, इस पर अपोजिशन राज़ी क्यों नहीं है? क्या शराइतें आपकी जो पूरी नहीं हो रही? नहीं तो अगर पार्लियामान जो है वो में आना जमहूरियत है और पार्लियामान को फंक्शनल बनाना जो है वो एक जमहूरी अमल है, तो फिर ये 2.5 साल से इन्होंने क्यों ऐसे नहीं किया? 2.5 साल में कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए हैं? 2.5 साल में इन्होंने कितनी दफ़ा जो है वो पार्लियामेंट को किसी भी बुनियादी इशू के ऊपर जो है वो एतमाद में लिया है? इन्होंने तो पनामा तक का इशू जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के बात करने और वहाँ पे जो है उसको डिस्कस करने से इनकार किया था। इन्होंने तो कभी भी वहाँ पे अपोजिशन को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो अगर ये पार्लियामेंट की अहमियत इनको महसूस हुई है तो मेरा ख्याल है कि वो भी PDM के एहतजाज की वजह से ही हुई है। राइट राना साहब, फाइनली ये भी बता दें कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ देखें, हुकूमत की ऑफ़र देखें, तहादियों को अलग करने की सोच देखें, अब नज़र आ रहा है, इट्स वेरी अपेरेंट, अपोजिशन के सामने आगे बढ़ने के तमाम रास्ते पार्लियामेंट से होकर ही गुजरते हैं, सिर्फ बाहर बैठकर कुछ हासिल नहीं होगा। तो इससे आप इत्तेफाक करेंगे? पार्लियामेंट के रास्ते से ही हर चीज़ जो है वो आगे जानी चाहिए। हम पार्लियामेंट की अहमियत से पूरी तरह वाक़फ़ हैं और मुतफ़िक़ हैं कि तमाम मसाइल जो है वो पार्लियामेंट में
पहले डिस्कस होने चाहिए, और अगर फिर जमहूरियत में रवैया हुकूमत का वही हो जो इस हुकूमत का है, तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करना जो है वो भी एक जमहूरी अमल है। थैंक यू जी राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ठीक है जी, अभी इसमें हम मज़ीद बात नहीं करेंगे, कुछ दोबारा सियासी बात होगी तो इस पर हम रोशनी डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब, बाइसिकल रेसिंग दुनिया के मकबूल तरीन और कदीम तरीन खेलों में से एक है। पाकिस्तान में हमें यह लग रहा है कि हालिया बरसों में इसका ट्रेंड बहुत बड़ा है और बहुत से लोग किसी भी एज ब्रैकेट और किसी भी जेंडर और कहीं से भी हों वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आज हम आपको ऐसी ही दो ख़वातीन से मिलवाएंगे जो वैसे तो अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट हैं, लेकिन जनाब जब ट्रैक पे आती हैं तो वो बहुत एक competitive मोड में चली जाती है। competitive mode is the term that we should use, क्योंकि तस्वीरों से भी नजर आ रहा है कि ये सिर्फ वैसे एक मजे के लिए या जी संडे आफ्टरनून को आप निकल जाते हैं, वो जॉय राइड नहीं हो रही है, जॉय राइड वाली बाइकिंग बिल्कुल नहीं है। हमें ज्वाइन किया है कंजा मलिक और सदफ फुरकान ने। कंजा तो चैंपियन है जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों फॉर कमिंग हियर। कंजा, सबसे पहले तो आपसे ही स्टार्ट करेंगे बात के आगाज। यू आर इन मल्टीनेशनल, सो यू वर्क देयर, यू आर अ मदर ऑफ 2 kids, यू आर ऑल्सो ए चैंपियन। तो ये शौक / जुनून स्टार्ट किस तरह हुआ? So yeah, I'm the national champion 2020. इधर देख रहे हैं, हम इधर आ जाएं भाई, आप लोग उधर देखें और हम लोग इधर देखें। Okay. So I'm the national champion 2020, but it literally started off as something my husband started. He was doing it for fun. It's a good stress reliever. तो मैंने कहा भाई why not me? I did have a sports background, but it was always basketball, volleyball, never cycling. तो I gave it a try. मज़ा आना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल 2 साल पहले I just randomly represented Sindh on a single race. So I came in the top 6 initially. तो I think Pakistan जो crank addicts की टीम है, they realized I did have potential and then inducted me. अच्छा कंजा, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू हियर, क्योंकि आपकी ये बात करना ना, आई रैंडमली रिप्रेजेंटेड, मतलब इसके पीछे बड़ी सोच होती है। इंसान सोचता है, फिर अप्लाई करता है, फिर उसको ये प्रूव करना होता है दैट यू डिजर्व टू बी इन दैट कॉम्पिटिशन। ये बात आपसे जरूर पूछेंगे, लेकिन सदफ को भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाते हैं। दूसरा सवाल तो मेरा रह गया कि आपके मियाँ जिन्होंने शुरू की थी उनका क्या बना? कॉम्पिटिशन में शायद आगे नहीं आ सके, लेकिन सदफ आपसे भी आपका इंटरेस्ट जो है इसके बारे में पूछना चाहते हैं। When did you start and अब आप इस तरह जुनून कैसे बन गया ये? So अस्सलाम वालेकुम, मेरा भी बिल्कुल कुछ इस तरह की स्टोरी है कि मेरे हस्बैंड भी साइकिलिंग करते थे और उन्होंने ही मुझे पुश किया कि जो है तुम भी स्टार्ट करो, और मैं उनकी वजह से ही जो है साइकिलिंग में आई। और जिस तरह अब्दुल्ला ने कहा कि अब वो कहाँ है, तो वो सवाल मेरे ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि वो जो है उनकी साइकिल पड़ी हुई है उनके पास ज़्यादा साइकिल्स हैं और वो पड़ी हुई हैं, मेरे पास एक है लेकिन उसका इस्तेमाल पूरा होता है। ये बात हुई ना, ये बड़ा डिफरेंस होता है। ख़वातीन एक चीज़ भी रखती हैं, देन दे नो कि उसकी यूटिलिटी किस तरह निकालनी है। अब लेकिन कंसर्व ओके, आपने स्टार्ट किया, इज़ इट अ डिमांडिंग स्पोर्ट? आई वुड से, क्योंकि अगर सिर्फ लेजर के लिए आप दोनों कर रही होती हैं तो हम लेजर तक बात रखते हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन्स की बात हो रही है, यू गाइस गो इन अ ग्रुप, तो बड़ा डिमांडिंग है। हाउ डज इट वर्क? मैं ऑनेस्टली, कोई मुझसे पूछता है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बताती हूँ कि भाई इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टॉयल, पेन, स्ट्रगल एंड स्वेट, एंड इट इज़ डिमांडिंग। बट जो हम लोगों ने एटलीस्ट एज क्रैंक एडिक्ट्स जो हमने एक नया कल्चर ला रहे हैं, विच इज़ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। अब स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग इज़ नॉट the traditional way that people in Pakistan have been cycling for 5 to 6 hours a day. It's literally 1 to 1.5 hours of training 5 days a week, and हम बड़ा vary कर रहे होते हैं from recovery to hard training to just easy hours on the bike. So it's actually very manageable. अच्छा कंजा, आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग की बात कर रही हैं। हमारे पास, हम पूरी दुनिया में देखते हैं बाकायदा ट्रैक्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। अब हमारे यहाँ तो ट्रैक्स ही नहीं है, और ज़ाहिर है माशा जो इन सड़कों पे साइकिलिंग चलाता है ना, उनको तो दोनों हाथों से सलूट है। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है, या नए जो लोग आना चाह रहे हैं, वो इन्हीं सड़कों पर ट्रेनिंग चल रही है जिस पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, जिस पे सब कुछ हो रहा है? Unfortunately, you have to make the best of what you have, and I think especially for women काफ़ी मुश्किल होता है टू टेक द फर्स्ट स्टेप बाहर कि भाई सड़क पर मैं चलाऊंगी, हाउ डिफिकल्ट इज़ इट गोइंग टू बी। अब इसके भी बहुत तरीके हैं, यू कैन हैव अ कार एंड ड्राइवर फॉलो, और यू कैन बी लाइक मी, आई विल जस्ट गो आउट एंड डू इट, बिकॉज इफ़ यू कीप वेटिंग फॉर अ पार्टनर और समबडी टू टेक केयर ऑफ यू, देन यू जस्ट नेवर गेट इट डन। यू नो, ऐसे करके काफ़ी आपके गोल्स
you cannot achieve them. अच्छा सदफ, कैन यू डू यू फील द सेम? आप भी और ये सारी बातें हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि एम्पावर करने वाली बात है। बहुत सी खवातीन हैं जो कि हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉर ग्रुप्स एंड पार्टनर्स, वो अकेले नहीं निकल सकती। लेकिन सदफ, यू ऑल्सो जस्ट वेंचर आउट कि जब ऑब्वियसली यू हैव अ पैशन फॉर इट, आपने करना है तो आप भी निकल जाती हैं, या फिर यू ओनली गो आउट विद ग्रुप्स? सो इस तरह से कि जब इनिशियली जब स्टार्ट की थी उस वक्त ग्रुप पे डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि अकेले नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अब बिकॉज इतना हम ट्रेन कर चुके हैं, इतना अपने डेयरिंग हो चुके हैं कि आई जस्ट गो एंड राइड ऑन माई ओन ऑल्सो। लेकिन उसमें सेफ्टी एक बड़ा एक इशू आता है, और इसमें आई यूजुअली हैव अ कार फॉलोइंग विद मी, जो कि साथ में होती है या मतलब जो फॉलो कर रही होती है बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पसेस। लेकिन अब वो ग्रुप पे डिपेंडेबिलिटी नहीं होती है। जब स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग होती है तो उसमें ज़्यादातर हम लोग अपने तौर पे अकेले ही कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारे पास बाइक कंप्यूटर होता है, हमें उस पर अपने नंबर्स देखने होते हैं, तो सारा फोकस हमारा उस नंबर पे होता है, उन नंबर्स पे होता है। सो ज़्यादातर अकेले ही होती है। ग्रुप्स में भी कभी कभी हम राइड करते हैं, जब हमारी टीम गर्ल्स टीम आपस में राइड कर रही होती है। ये बड़ी साइंस है। आप लोगों की बात सुन के लग रहा है कि उसमें आपने अपना पल्स रेट भी मॉनिटर करना है, और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ का आप जिक्र कर रही थी। दिस इज़ नॉट जस्ट ईजी। जो हम जैसे फसली बटेरे जो थे ना, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर साइकिल, आप फसली बटेरे पे साइकिल शुरू की और उसके बाद बस लॉकडाउन जब जैसे हर किसी को ये बात बताने वाली नहीं होती ना, हम भी तो लोगों को इंस्पायर कर ही देते हैं। तो हम इंस्पायर करने के लिए पूछ रहे हैं कि कंजा क्या कर रही है, because she has plans to inspire other women. First, Kanza, tell us about your bike, because अभी ब्रेक में जो आप बता रही थी, your bike is an expensive machine. Yeah. And you have to take care of it. Yeah. So the bike, we have a carbon frame bike which is very light. The whole game basically is aerodynamics ki. You know, speed again is an output of the power and and how aero you are specifically. So हमारी जो सारी ट्रेनिंग और सारी उस पे होती है कि हाँ we stay aero, we measure our watts. So power is the single most important metric that we look at and measure. और हमारी ट्रेनिंग्स का जो सारा डिज़ाइन होता है, it is also based on power. So whether we're holding a power, whether we're doing intervals, हमारा जो our line of sight, and as Sadaf also mentioned, we just maintain कि आज की ट्रेनिंग ये पावर होल्ड करनी है इतनी देर, and then we just go and we follow it. And which would also mean कि आपकी जो preparation, लेकिन the force that you're using, yes, it is basically आपके जो pedals हैं उसके अंदर you have a power जो आप लगा रहे हैं, yeah, so you have a power meter installed, and then the harder you pedal, the more power you're exerting. तो which also means Kanza and Sadaf कि आप जब अपने इस वेंचर पे निकलते हैं तो आप उससे पहले प्रेपरेशन भी आपकी ज़बरदस्त होती है। मतलब बिफोर इवन सिटिंग ऑन द बाइक आपको एग्जैक्टली पता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस सेशन। पूरा हमारे पास प्लान्स होते हैं कि हमने आज की हमारी ट्रेनिंग किस तरह की होगी, कि मतलब रिकवरी राइड, जैसे कंसर्न का रिकवरी राइड है, इंटरवल्स कर रहे हैं या हम एंड्योरेंस राइड कर रहे हैं, तो हमारे पास अपने पूरे वीकली प्लान्स होते हैं और उसको हमने फॉलो करना। अच्छा, ये आप टर्म्स इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी हैं? ये आपने इंटरनेट से सीखी हैं, एज इन यूट्यूब किया, या आपने पढ़ा इस बारे में, या फिर यहाँ पे एक्चुअली आप ग्रुप्स में जाना शुरू हुए तो वहाँ से पता लग गया, या ट्रेनर्स मौजूद हैं? Yeah, more than just, it's not that it's not a casual riding situation when you're talking about power, etc. We started structured training about let's say a few months back, and I was trained by my husband, and slowly now I've gone on to Jody Warrington, who is an international coach basically. So he gives me weekly plans, he assesses how my heart rate and fitness is online progressing. Training there, yeah, and then he will then alter my plans according to my body and my thresholds basically. So अच्छा, एक ज़बरदस्त बात, ऑब्वियसली बाइक राइड वगैरह वो तो एक अपनी जगह ही है, लेकिन आप लोगों को इट फोर्सेस यू टू स्टे हेल्थी, स्टे फिट, मतलब ये सारी चीजें हैव टू बी हैंड इन हैंड फॉर यू टू परफॉर्म वेल। सोच होती है ना हुमा, चलो जी वजन कम करा, साइकिल चलाना शुरू कर दें। हालांकि यहाँ इट्स द अदर वे राउंड, इनको एक वजन रखना है बिकॉज इनको जुनून है इस साइकिल का। सब लोग इसे जाना शुरू करते हैं कि चले जी इंचेस का। अच्छा, वैसे होते हैं इंचेस, दोनों बताएं। खाली इसमें ये नहीं कि मतलब कि वजन है, बट इसमें बहुत सारे हेल्थ के सारे फैक्टर्स हैं। हमें कितना सोना है, हमें किस तरह से खाना है, कितनी हमें उसके लिए इस फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हमने कितनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करनी है, वेट्स उठाने हैं या क्या करना है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन है। इट्स नॉट जस्ट साइकिलिंग, एक पूरा एक। डू यू एक्चुअली end up losing weight as well or not? Or you become fit? Most of the people do.
Most of the people. सदफ का एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है वो कह रही है अच्छा नहीं रहा, लेकिन आई कैन थिंक लेकिन यहाँ फुटनोट ये डालना बहुत ज़रूरी है। और अब्दुल्ला हम बहुत बार कह चुके हैं, फिटनेस एक और चीज़ होती है, वेट लॉस एक और चीज़ होती है। जस्ट बिकॉज जी आप बिल्कुल 20 किलो पे आ गए हैं, अल्लाह ना करे, वैसे बहुत ही कम है एडल्ट्स के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जी बड़े फिट हैं। फिटनेस इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे और बल्कि करते भी रहते हैं। किंजा आपसे कंसा ज़रूर पूछना चाहती हूँ, अब ऑब्वियसली वी वुड लाइक कि ये प्रमोशन हो इस चीज़ की, पाकिस्तान की ज़्यादा ख़वातीन जो हैं जो कि कर सकती हैं, अफोर्ड भी कर सकती हैं, साइकिलिंग करें, बाइक्स पे आए, तो इसके लिए कुछ आप कर रही हैं कोई एक्टिविटीज़ जहाँ आवाम में आप ज़रा इसको फ़रोग़ दें? या श्योर, थैंक्स। सो हम एज अ वुमेन देखें, हमें पता है कि एज अ वुमेन, एंड आई थिंक द सिंगल लीडिंग चीज़ जो कि एक वुमेन को हेजिटेट करवाती है विद इन दिस पाकिस्तानी एज इन कल्चर आर सोसाइटी इज़ के you have many hats to wear. You're a mother, you're a wife, you're let's say working, etc. You're a professional, you're supporting the house, etc. So in सब चीज़ों के साथ the single way is कि how am I going to manage it? It can be done. First of all, I would really encourage women कि आप अपने दिन को ऐसे organize करें कि आपका सारा कुछ करने से पहले you go out, you cycle, then you start the day with the kids' school, then you go to work, then you can catch up, kids at night. What we do is कि हमने बिल्कुल एक open invitation दी हुई है, especially under crank addicts, कि भाई you come in, we will support you in terms of guidance, in terms of just structure training की आप बात कर रही थी कि लोग कैसे सीखें, कैसे we are there to talk to you. We also have some community groups for women, so they are absolutely whoever contacts us, they can come in, they can join those groups, and then we tell them exactly how they can come into cycling and then progress on. And their only requirement would be that they have to have a bike. They have to have a bike, and aista as they progress, we'll ask them कि you need this tool, then you need this tool. Upgrade है सदफ, क्योंकि हम आपसे जानना चाहें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप बहुत एक्सपेंसिव बाइक से शुरू करें, आप एक नॉर्मल एल्यूमिनियम की बाइक से भी शुरू कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसमें जो जिस लेवल पे हम हैं वो एक कंपैरेटिव लेवल है, वो उसके लिए जो इक्विपमेंट है वो बाद में आता है, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी कि आपके पास पैशन हो, डिज़ायर हो टू इम्प्रूव योरसेल्फ। सब लोग लेजर राइड से शुरू करते हैं ना कि भाई बिल्कुल हमने भी ऐसे स्टार्ट की, मैंने भी बिल्कुल कैजुअल राइड से स्टार्ट की और इवेंचुअली देखा कि ओके आई कैन डू बेटर, थोड़े से हेल्प के साथ, थोड़े उसके साथ। सो बिल्कुल जिसके पास जिस तरह की भी बाइक है वो उसको स्टार्ट करे, एंड वंस यू सी, बिकॉज इसमें आपकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है, वंस यू स्टार्ट सीइंग इम्प्रूवमेंट इन नंबर्स, इन योर फिटनेस, इन योर हार्ट रेट, इन योर ओवरऑल वेलबींग, then you want to upgrade your bike. Basically आप उसके बाद कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर आप you want to do more, फिर आप साइक्लिस्ट बन जाते हैं, फिर आप साइक्लिस्ट बन जाते हैं। लेकिन इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर आप शौकिया भी करना चाह रहे हैं, आपकी हॉबी है, आपको पसंद है, बेशक आप किसी कॉम्पिटिशन्स में ना जाएं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी सेहत के लिए वैसे ही अच्छी चीज़ है। सदफ फुरकान, कंजा मलिक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, और बड़ी अच्छी तरह आपने वैसे कन्विंस किया, बिकॉज हम खुद भी सोच रहे हैं कि ये हमें उस शौक से ज़रा आगे जाना चाहिए जो हमने लॉकडाउन में किया था। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। और पता है क्या, अब ज़रा मैं तो लिटरली अब ज़रा ट्रैफिक से घबरा जाता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में तो देयर वाज नो ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, सो बड़ा इजी होता था आपके लिए बाइक राइड करना, तो अब तो उसी तरह से तूफान बदतमीज़ी जो सड़कों पे होता है हमारी यहाँ। कराची की सूरत हाल का हम तस्करा कर लें, और पता है क्या, मसाइल वही के वही हैं और जिनकी हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इत्तेफाक से दोबारा से उस रोड पे से गुजरने का इत्तेफाक हुआ जो समंदर की तरफ भी जाती है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अल्लाह ताला ने इस शहर को क्या हुस्न दिया हुआ और जब इतनी चीज़ें, इतनी ऑफरें भी होती हैं उसके बाद सामने जो सारा एरिया है वो, और मुश्किल से कोई 1 किलोमीटर का पैच होगा, और अब उसमें गढ़े, अगर आपको 6 महीने पहले जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो 1 फुट का था, लेकिन अब वहाँ पे एक गढ़ा 3-3 फुट का हो गया है। इट कैन बी रियली डेंजरस। वहाँ से ट्रेलर गुजरते हैं, वहाँ से टैंकर गुजरते हैं, अगर खुदा न खास्ता इस तरह से कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन अब कौन, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आपको बता देते हैं कि हमें ऑलमोस्ट पता ही है कि कौन कौन जिम्मेदार होगा। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में भी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कराची पैकेज भी सियासत की नज़र हो रहा है। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो इसीलिए बनाई गई थी कि वफाक और सूबे के दरमियान
बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो। लेकिन ये तो ऑब्वियसली सोचा तो यही था, लेकिन हो क्या रहा है, अब तक सियासी बयानबाजी ही चल रही है। 16 जनवरी के इजलास में वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली जैदी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान तो मामला इतने ख़राब हो गए कि दोनों ने वजीर आज़म को मरासले भेज दिए, ख़त लिख दिए। सीनियर सहाफ़ी रज़िया खान मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मज़हर साहब, कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी में मुराद अली शाह और अली जैदी की तलकलामी हो गई, अब शिकायत वज़ीर आज़म तक भी जा पहुँचती है। ये हमारी हुकूमत के बड़ों का हाल है और इस मीटिंग का मंजर है जो कराची के लिए कुछ करने का मैंडेट लेकर बैठी थी। कराची वालों को उम्मीद रखनी चाहिए बाय द वे कि ये रवैये बदलेंगे या इन्हीं रवैयों के साथ कोई तब्दीली आ सकेगी? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये कि चीज़ें अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगी। जिस तरीके से माजी में बहुत से प्रोजेक्ट्स आए, बहुत से प्लान बनाए गए, लेकिन वो उसकी अमली शक्ल हमें नहीं नज़र आती कराची की बेहतरी के लिए। और ये जो मरदमशुमारी है, ये उसमें सबसे अहम बात है जो कि शायद कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपको शहर की आबादी का ही नहीं पता तो आप शहर को प्लान कैसे करेंगे। ये बेसिक चीज़ मेरी नहीं समझ में आता कि वज़ीर आज़म इस पूरे उसके कप्तान हैं। जब तक आप जिस शहर की आबादी का आपको नहीं पता और जिस शहर की आबादी के बारे में तकरीबन सारे लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि इसकी आबादी कम से कम 1 से 1.5 करोड़ कम शो की गई है, उस शहर में आप कोई भी प्लान प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लिहाजा बेहतर ये है कि वज़ीर आज़म इसमें दिलचस्पी लें, वज़ीर आज़म सिर्फ अपने मुशीरान पे इसको ना छोड़ें, वज़ीर आज़म खुद इसकी अपडेट दोनों तरफ से लें, सिर्फ अपने ही वज़रा से ना लें, सिंध के वज़ीर आला से भी उसकी इनपुट लें, गवर्नर से भी उसकी इनपुट लें, यानी पर्सनली इन्वॉल्व हो। मज़हर साहब, इस पूरे मामले में अब एक किरदार ऑब्वियसली जिस तरह आप भी मेंशन कर रहे हैं वज़ीर आज़म का भी है, जो कि इस पूरे पैकेज के कप्तान भी हैं, कराची में सबसे ज़्यादा सीटें लेने वाली जमात के सरबराह भी हैं। तो क्या उन्हें कराची का चक्कर लगा लेना चाहिए? मतलब आप भी यही तजवीज़ करें, आके ज़रा अपनी पर्सनल इंटरेस्ट दिखाएं, थोड़ा सा पुश करें, कुछ ओवरसी करें। ये अच्छा कहा वैसे आपने, कराची का चक्कर लगा लेना चाहिए, उन्हें कराची में आके बैठना चाहिए चंद दिन। जिस तरह जितना फ्रीक्वेंट विजिट वो लाहौर का करते हैं उतना ही फ्रीक्वेंट विजिट कराची का भी करें, क्योंकि कराची में बहरहाल उनकी पार्टी ने 16 नशस्तें हासिल की हैं और अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में जब जाएंगे तो लोग ये सवालात करेंगे कि जी आपने इतने 2.5 सालों में क्या किया कराची में। तो ये इसलिए वज़ीर आज़म को दिलचस्पी लेनी। अदरवाइज़ भी कराची पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा शहर है, इकनॉमिक हब है, इकनॉमिक प्रायोरिटीज़ वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल हैं और यहाँ के बिजनेसमैन वगैरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वज़ीर आज़म को यहाँ आके बैठना चाहिए। आप महीने में कम से कम 2 विजिट तो वज़ीर आज़म को यहाँ करने चाहिए, और ये नहीं कि चंद घंटे के लिए आए और चले गए, गवर्नर हाउस में ब्रीफिंग ली और चले गए। शहर में एक राउंड लगा के देखें। बस ये तो हम कब से उनके मुंतज़र हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आप भी मुंतज़र हैं। कई दफ़ा पहले भी डिस्कस हो चुका है कि वज़ीर आज़म को सिर्फ चक्कर नहीं लगाना चाहिए, ज़रा 1-2 दिन यहाँ गुजारें। अभी अंडरस्टैंड कि आपकी मसरूफियात हैं, लेकिन 2.5 साल में आप 3 दिन पूरे कराची में रह के देखें तो सही कि मुल्क की माशी शहरग, मुल्क का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक कराची किन हालात से दो चार है। मुझे विशफुल थिंकिंग लग रही है, मतलब दुआ करें शायद आ ही जाए। क्यों, कितना मुश्किल काम है ये करना। बिजी है।